हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ऑफलाइन वाले सभी पेपर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और दिसंबर 2024 तक जो पेपर हुआ है वहां तक मैं सभी ऑफलाइन पेपर के ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। कुछ पेपर मैं ऑनलाइन वाले भी करवा रही हूँ क्योंकि 2021 तक आपका पेपर ऑफलाइन हुआ, फिर बीच में आपकी जो परीक्षा हुई है ऑनलाइन हुई है। 2021 में दिसंबर में जो पेपर हुए हैं ऑनलाइन हुए हैं, 2022 में भी ऑनलाइन हुए हैं। तो कुछ ऑनलाइन वाले पेपर भी मैं करवा दे रही हूँ ताकि आप लोग देख लें कि कैसे ऑनलाइन पेपर आए थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर सेकंड भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब एक समस्या आप लोगों के साथ आ रही होगी कि जब आप वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो आपको हो सकता है ऑडियो इंग्लिश में सुनाई दे रहा हो। तो YouTube में कुछ नए फीचर आए हैं जिस कारण से जो वीडियो तो मैंने इसी तरीके से रिकॉर्ड किया है लेकिन उसकी ऑडियो जो है चेंज हो गई है। वो आप अपने फोन से ही सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये वाला ईवीएस का वीडियो है, इसे आप ओपन करेंगे have conducted was तो इसका ऑडियो for आपको the इंग्लिश में सुनाई दे रहा होगा। अभी आप सुन भी This सकते हैं। paper is of the 29th of December अब आप इसे 2022. चेंज कैसे कर सकते I हैं? am यहाँ आप देख रहे हैं एक सेटिंग का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। फोन में भी ये आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑडियो ट्रैक, तो यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट है। यदि आप हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो ऑडियो है अब आप सुन सकते हैं ताकि आप लोग देख लें कि कैसा ऑनलाइन वाला पेपर आया था। तो ये आपको हिंदी में ऑडियो सुनाई देगा। इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेटिंग पर जाइए, ऑडियो में आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको हिंदी में सुनना है या इंग्लिश में सुनना है। यदि आपका इंग्लिश सिलेक्ट होगा तो आपको ये वाला वीडियो इंग्लिश में ही सुनाई दे रहा होगा और यदि आप हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको हिंदी में ये वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, लिखा है किसी पर्यटक ने नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है पर्यटक ने? मैं एक गांव में हूँ। भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसीलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू है। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है असम और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो कई बार मैंने आपको बताया है, जो लगातार मेरी वीडियो देख रहा है उसे तो याद भी हो गया होगा कि ये जो विशेषताएं हैं ये असम के घर की है। यहाँ पर अधिक बारिश होती है इसलिए लोग लकड़ी के घर बनाते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। छतें ढालू होती है, ये भी याद रखिए ताकि जो बारिश का पानी है आसानी से नीचे गिर जाए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव है। पहला है कुंभ मेला, दूसरा है समक्का सरालम्मा जातरा, तीसरा है खर्ची उत्सव और चौथा है गंगा जी मेला। तो ये नया प्रश्न है, अभी तक आपको ये प्रश्न नहीं मिला है, नया प्रश्न है। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव पूछा गया है तो ये है समक्का सरालम्मा जातरा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये भारतीय राज्य तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक हिंदू आदिवासी देवता उत्सव है। यह जतारा दुनिया के सबसे बड़े लोगों के जमावड़े की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखिएगा, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। कुंभ मेला जो है ये भारत के 4 शहरों में इसका आयोजन होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अभी जो आयोजन हुआ था ये प्रयागराज में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। खर्ची उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। और गंगा जी मेला दमन और दीव और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गंगा जी मेला भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इन सब के बारे में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी, पहला विकल्प है मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, दूसरा है मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, तीसरा है सबसे अच्छी सुविधा है और चौथा है निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। तो भारत के कई शहरों में यह समस्या है कि जो सीवेज है उसे कैसे साफ किया जाता है, कैसे साफ किया जाए। तो यह अभी भी मैला ढोने वाले कहे जाने वाले लोगों द्वारा साफ किया जाता है हाथों से। तो इसमें दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली नाम है। पहला विकल्प है लोक चित्रकला जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, दूसरा है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामिति नमूने होते हैं, तीसरा है बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन शॉल बनाने के काम आता है और चौथा है प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। तो पोचमपल्ली नाम है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामिति नमूने होते हैं और इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। बी कह रहा है कि वहीदा प्रिज्म बहुत छोटे गांव से है और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। तीसरा है वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली और डी में लिखा है वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है और रोगियों को दवा ही देती है। तो वहीदा प्रिज्म जो है ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम है थन्ना मंडी, वहां से ये संबंध रखती हैं। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। वह उन कुछ महिलाओं में से एक है जिन्होंने नौसेना के जहाज पर काम किया है। वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। अब इसमें जो कथन उनके बारे में सही है वह हमें बताने हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, सही है। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे से गांव से आती है और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने परेड की कमान संभाली है। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है और रोगियों को दवा ही देती है, ये गलत है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया उनके बारे में कई महत्वपूर्ण बातें। तो एबीसी इसमें सही है, डी डी इसमें नहीं आएगा, एबीसी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। पहला है जरदोजी, दूसरा है तोड़ा, तीसरा है फुलकारी और चौथा है कांथा। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला पूछी गई है तो वह है जरदोजी, याद रखिएगा ये भी नया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? पहला है सैटेलाइट यानी उपग्रह, दूसरा है रॉकेट, तीसरा है वायुयान और चौथा है उल्का पिंड। तो अंतरिक्ष में यात्रा के लिए रॉकेट का प्रयोग करेंगे, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, क्यों होते हैं ये पूछा गया है। पहला है बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, दूसरा है बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, तीसरा है बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए और चौथा है बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। तो लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह है रोजगार। इसके अलावा जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वो भी गाँव में नहीं मिल पाती हैं, इसीलिए लोग शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। पहला है कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी हुई हैं। दूसरा है लोग विद्युत मोटर द्वारा भवन जल खींचना पसंद करते हैं। तीसरा है पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट कोल तार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। और चौथा है जिन झीलों
में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वहां नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो कुओं का प्रयोग अब नहीं होता, पहले होता था, ये बात सही है। क्यों नहीं होता? अब इसमें ये कह रहा है कि क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी हैं, इसीलिए कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करना चाहता। तो उपयोग तब करेंगे जब उसमें पानी होगा, जब कुएं सूख गए हैं, हमें सूखने के कारण बताने हैं, तो इसमें ए शामिल नहीं होगा। लोग विद्युत मोटर द्वारा भोन जल खींचना पसंद करते हैं, ये सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट, कोल, तार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। और जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वे झीलें ही नहीं रही हैं, उन स्थानों पर ऊंचे भवन बन गए हैं। तो BCD इसमें सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक EVS अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है। पहला विकल्प है रानीखेत, दूसरा है ऊटी, तीसरा है ऋषिकेश और चौथा है गंगटोक। बिल्कुल नया प्रश्न है। विश्व की योग राजधानी आपको बतानी है, तो विश्व की योग राजधानी के रूप में ऋषिकेश को जाना जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, याद रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिए, नया प्रश्न है। और ऋषिकेश है कहाँ पर? उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए मैं ऑनलाइन वाले पेपर करवा रही हूँ। कुछ नए प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसके सबसे उपयुक्त कारण है। पहला है वे कम खाते हैं, दूसरा है उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, तीसरा है वे खाते समय पानी नहीं पीते और चौथा है उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो जब हम भी छोटे थे तब हम लोगों से भी कहा जाता था कि खाना अच्छी तरह से धीरे धीरे चबा कर खाइए। क्यों खाइए? ताकि भोजन का पाचन सही ढंग से हो सके। अभी भी छोटे बच्चों से कहा जाता है, हमारे बड़े लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी में खाना मत खाइए, आराम से खाइए, धीरे धीरे अच्छी तरह चबा कर। तो केवल डी यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है? पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है वायु मार्ग, तीसरा है एक्सप्रेसवे और चौथा है जल मार्ग। तो सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है एक्सप्रेसवे कहलाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई नए प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। ये पहेलियां NCERT की जो किताब है उसमें दी गई है, मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। तो पहेली पढ़ लेते हैं। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ। पहला है तोता, दूसरा फाख्ता, तीसरा बत्तख यानी सुरखाब और चौथा है मोर। तो आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। पहला है बांस की शिल्पकारी, दूसरा है वर्ली चित्रकारी, तीसरा है पत्थर की शिल्पकारी और चौथा है कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो दमन और दीव में कछुए के कवच की शिल्पकारी एक पारंपरिक कला रूप है जिसमें विभिन्न सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए कछुए के कवच का उपयोग किया जाता है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न नए ही हैं लगभग, अभी तक आपको लोगों को इस तरीके के प्रश्न नहीं मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि पहला है इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा है इनकी कमी यानी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं, तीसरा है मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है और चौथा है ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक है। अब इसमें कहा गया है कि इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है? पहला है
यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। दूसरा है, यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। तीसरा है, यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। चौथा है, यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। और पांचवा है, यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है। तो पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है क्योंकि यह विभिन्न विषयों से ज्ञान और अवधारणाओं को एकीकृत करता है। अब इसमें जो सही है, ए सही है। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। बी भी सही है, यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला अंतः अनुशासनिक क्षेत्र है। और सी भी सही है। डी और ई इसमें नहीं शामिल होंगे। ए बी सी इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे कोल्ड हो रखा है बहुत तेज, हो सकता है आपको आवाज जो है चेंज लग रही हो। चलिए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। पहला है, सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में। दूसरा है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। तीसरा है, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में। और चौथा है, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो थीम आधारित पद्धति सहायक होती है पर्यावरण अध्ययन में। क्यों सहायक होती है? ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? पहला है, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। दूसरा है, यह सीखने के लिए बजाय सीखे गए का आकलन है। तीसरा है, यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। और चौथा है, यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। अब इसमें सत्य कथन बताने हैं। तो यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है, ये गलत है। यह सीखने के लिए बजाय सीखे गए का आकलन है, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। सी और डी इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं प्रश्नों को, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। ईवीएस में सीसीई का अर्थ है। पहला है, सतत एवं संचयी मूल्यांकन। दूसरा है, संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन। दूसरा है, व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन। और चौथा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सीसीई का क्या अर्थ है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। यह पर्यावरण अध्ययन के विषय में छात्रों की प्रगति और सीखने के परिणामों के मूल्यांकन के लिए स्कूलों में कार्यान्वित एक मूल्यांकन पद्धति है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? पहला है, पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना। दूसरा है, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तीसरा है, परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना। और चौथा है, पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य पूछे गए हैं। तो पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, ये इसमें शामिल नहीं होगा। बीसीडी इसमें सही है। सिर्फ प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है, और भी कई उद्देश्य है। बीसीडी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। पहला है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। दूसरा है, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तीसरा है, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। और चौथा है, जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम तंत्र और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के बारे में और जान लीजिए। जो भौतिक पर्यावरण है, जैविक पर्यावरण है और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, इनके बारे में जान लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो जैविक पर्यावरण
पर्यावरण के जीवित घटकों को संदर्भित करता है, जिसमें पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों और एक दूसरे और उनके परिवेश के साथ इनकी अंतःक्रिया शामिल है। भौतिक पर्यावरण, यह पर्यावरण के प्राकृतिक तत्वों और भौतिक घटकों को संदर्भित करता है, जैसे भू आकृतियां, जल निकाय, जलवायु, वायु गुणवत्ता, प्राकृतिक संसाधन। और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है? तो यह पर्यावरण के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है, सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? पहला है, ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। दूसरा है, ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। तीसरा है, ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। और चौथा है, ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जिसमें याद करना रटना लिखा हो और प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा हो तो ऐसे विकल्प उत्तर नहीं होते। तो ए भी गलत हो गए, सी और डी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। याद करने वाले आप तुरंत ही काट दीजिए यदि प्रश्न सकारात्मक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है। पहला है बाल केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है विषय केंद्रित और चौथा है समुदाय केंद्रित। तो ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है वह बाल केंद्रित है और समुदाय केंद्रित है। अब इनका क्या अर्थ है? बाल केंद्रित इसलिए है क्योंकि ईवीएस पाठ्य पुस्तक बच्चे की जरूरतों, रुचियों और विकासात्मक स्तर पर ध्यान देने के साथ तैयार की गई है। और समुदाय केंद्रित क्यों है? क्योंकि इससे पता चलता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक भी पर्यावरण शिक्षा में समुदाय के महत्व पर जोर देती है। तो ए और डी इसमें सही है, यानी कि आपका जो चौथा विकल्प है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ए और डी। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? पहला विकल्प है सैद्धांतिक कौशल, दूसरा है प्रायोगिक कौशल, तीसरा है अवलोकन कौशल और चौथा है व्याख्या करने का कौशल। तो रुक्मणी जी क्या करती हैं कि विद्यार्थियों को लोकप्रिय भोजन चाट खिलाती हैं। किस किस ने चाट खाया है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर क्या वे करती हैं कि विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने और चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहती हैं। तो यह जो उपागम है किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? तो ये अवलोकन कौशल को विकसित करने में सहायक है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अवलोकन कौशल में अपने आसपास से जानकारी को ध्यान से देखने और इकट्ठा करने, विवरणों पर ध्यान देने और जो देखा गया है उसके आधार पर संबंध बनाने की क्षमता शामिल होती है। तो यही तो कहा गया है कि जो चाट है उसमें सामग्री क्या इस्तेमाल की गई है और उसका स्वाद कैसा है ये वर्णन करने के लिए कहा गया है विद्यार्थियों से। तो अवलोकन कौशल को विकसित करने में ये सहायक है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे हैं। पहला है प्रेक्षण, खोज, चर्चा करना, दूसरा है साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, सहयोग, तीसरा है प्रेक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण और चौथा है व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय एवं समानता से संबंध। तो जब छात्र एक विषय पढ़ रहे हैं क्या तैरता क्या डूब जाता है तो क्रियाकलाप का संचालन करते हैं तो वे व्यवहारिक अन्वेषण और प्रयोग में संलग्न होते हैं और इस गतिविधि के माध्यम से जिन कौशलों का विकास हो रहा है वह है प्रेक्षण, अभिलेखन और विश्लेषण। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। उनकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूड़ी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है उससे कहें कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूड़ी फूल जाती है। दूसरा है उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहें और इसका कारण खोजने को कहें। तीसरा है उससे इसका कारण सोचने और यह समझाने को कहें कि तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है। और चौथा है उसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछें। तो राधा एक शिक्षिका है और दिवाली का समय है और वो बना रही हैं पूड़ियाँ। बच्ची उनकी कहती है कि पूड़ियाँ तलने पर क्यों फूल जाती हैं। तो राधा को एक शिक्षिका होने के नाते क्या करना चाहिए ये पूछा गया है। तो उससे कहें कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं। तो ये इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि यह गीता की आलोचनात्मक सोच और पूछताछ कौशल को शामिल किए बिना सीधा उत्तर प्रदान कर रहा है। ये जो पहला लिखा हुआ है ये सीधा उत्तर प्रदान कर रहा है। उसकी सोच के हिसाब से सीधा उत्तर देना सही नहीं है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद लिखा है उससे इस तरह की अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुएं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहे, इसका कारण खोजने को कहे, ये सही है। उससे इसका कारण सोचने को और यह समझाने को कहे कि तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है, ये भी सही है। और डी कह रहा है उसे यह दिखाएं कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है, उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछे। तो ये जो है ये प्रश्न से सीधा संबंधित नहीं है। जिस प्रकार का प्रश्न गीता पूछ रही है उससे ये संबंधित नहीं है, तो इसमें सिर्फ बी और सी सही होंगे। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें, उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जाने। यह उपागम निर्भर है। पहला है इतिहास पर, दूसरा है पुरातत्व पर, तीसरा है लिखित अभिलेखों पर और चौथा है मौखिक इतिहास पर। तो कक्षा 4 का एक पाठ है बदलते समय में। तो विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने से बड़े लोगों से उनके बचपन के विषय में जाने, यानी उनके बाल्यकाल के विषय में। तो यह उपागम निर्भर है मौखिक इतिहास पर, क्योंकि उनके जो बड़े लोग हैं उन्हें मौखिक तौर पर बताएंगे अपने बचपन के बारे में। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मौखिक इतिहास क्या है? तो ये अशाब्दिक इतिहास के माध्यम से ऐतिहासिक जानकारी और व्यक्तिगत अनुभवों के संग्रह और संरक्षण को संदर्भित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कैंप में शाम के दौरान नायमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मणि कहता है मेरी दादी कहती है कि अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नायमा को क्या करना चाहिए? आपके यहाँ भी ऐसा कहा जाता होगा कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाई जाती है तो धन की कमी हो जाती है, यानी कि हम गरीब हो जाते हैं, ऐसा बड़े लोग कहते हैं। चलिए विकल्प पढ़ते हैं। मणि से कहें कि अगर हम शाम को झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा है मणि से कहें कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। दूसरा है मणि से पूछे क्या उसने यह देखने के लिए कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है। और चौथा है मणि से कहें कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प। मणि को यह समझाना चाहिए कि जहां हम रहते हैं उस जगह को हमें साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। इसका सुबह और शाम से मतलब नहीं होता है। सबसे पहले हमें सफाई को वरीयता देनी है, साफ सफाई को, स्वच्छता को। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जहां हम रहते हैं उस जगह को साफ करना चाहिए, इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करता है। ऐसा विचार निर्भर है। पहला है खोज उपागम पर, दूसरा है अन्वेषण विधि पर, तीसरा है संप्रत्यात्मक उपागम पर और चौथा है अनुभवात्मक अधिगम पर। तो विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन जीने में मदद करता है। जीवन में मदद करता है, ऐसा विचार निर्भर है। तो ये निर्भर है अनुभवात्मक अधिगम पर। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो प्रत्यक्ष अनुभवों और विषय वस्तु के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। इसमें व्यवहारिक गतिविधियां, वास्तविक दुनिया के अनुभव और उन अनुभवों पर चिंतन शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है ये। चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा कि वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी। वह कछुआ कहाँ है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करते हैं? पहला है बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, दूसरा है बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना, तीसरा है परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना और चौथा है वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो किरण के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में जिज्ञासा और वे जो देख रहे हैं उसे एक परिचित कहानी पात्र से जोड़ने की इच्छा दिखाई देती है। यानी कि बच्चे कछुआ देख रहे हैं, खरगोश देख रहे हैं, तो इसी कहानी के साथ जोड़ने की इच्छा दिखाई दे रही है किरण के प्रश्नों में। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था 10 जनवरी 2023 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जल्द ही एनसीईआरटी की क्लास शुरू होने वाली है। आपका नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद से मैं क्लास एनसीईआरटी की शुरू करूंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है और मुझे लग रहा है कि आपका एग्जाम जो है हो सकता है अगस्त तक जाए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने की संभावना अप्रैल में ही है, तो आपका अब एग्जाम जो है अगस्त में होने की संभावना है। तो चलिए ये नोटिफिकेशन पर ही निर्भर है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसी में आपको पता चलेगा, उसी के अनुसार आपका एग्जाम होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि ऑडियो आपको इंग्लिश में सुनाई दे रहा है तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से चेंज करना है। परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। यूट्यूब में नए फीचर आ गए हैं, बस आपको चेंज कर लेनी है अपने मोबाइल से। यदि आप लैपटॉप में देख रहे हैं उससे चेंज कर सकते हैं, फोन से देख रहे हैं तो फोन में सेटिंग में जाकर आप ऑडियो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।